Good morning, students. Welcome to class 10th, and we are studying the life process. In life process, the excretion, which is the removal of nitrogen waste. So, about this introduction, we have seen in the last topic, and now we are going to study how the excretion takes place in human. In last period, we have also seen the excretion system, which consists of the pair of kidney from kidney to respective ureter drain urine from kidney into the balloon like structure what is called bladder, and bladder, after collecting the urine, it void out or remove out through urethra. तो पिछले पीरियड में हमने देखा था कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रेशन होने के लिए जो सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसके अंदर दो किडनी होती है और किडनी के अंदर यूरिन बनता है, और वो यूरिन जो दो यूरेटर उनके लगे हैं दोनों साइड्स के उसके द्वारा यूरिन बनकर वो ड्रेन होकर यूरिनरी ब्लैडर है नीचे में, वहाँ पे जमा होता है, और जमा होने के साथ फिर एक साथ वो यूरेथ्रा से बाहर निकाला जाता है। तो ये यूरिन कैसे बनता है, अंदर में किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अंदर में ये जाने के बाद जो ब्लड वेसल है, आर्टरी है, देखो उसके अंदर जाने के ब्रांचेस, अंदर जाने के बाद उसके ब्रांचेस बनते हैं, और किडनी के अंदर फिर अलग अलग कंपार्टमेंट्स है। तो वहाँ पर ये ब्लड पहुँच जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद में किडनी के अंदर एक्सट्ररी यूनिट होता है। तो वो एक्सट्ररी यूनिट क्या होता है? एक्सट्ररी यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का एक्सट्ररी यूनिट मतलब किडनी का काम करने वाला यूनिट। तो किडनी का काम करने वाले यूनिट्स का नाम है नेफ्रॉन, वो याद रखना है। नेफ्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ द एक्सक्रेशन इन किडनी, मतलब एक्सक्रेशन का काम करने वाला यूनिट जिसका नाम है नेफ्रॉन, ये याद रखना है, नेफ्रॉन। तो एक आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ द एक्सरे यूनिट ऑफ द किडनी, तो आंसर नेफ्रॉन इज़ द एक्सरे यूनिट ऑफ किडनी। ये नेफ्रॉन कितना बड़ा होता है? तो नेफ्रॉन माइक्रोस्कोपिक होता है, और एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के अंदर मिलियंस, देर आर मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स। इसका मतलब जो किडनी का जो एक्सरे यूनिट है वो है माइक्रोस्कोपिक, मतलब किडनी को ऐसा हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके अंदर ये नेफ्रॉन दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये उसके अंदर होता है, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में है। तो उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा होता है नेफ्रॉन का, तो हम देखते हैं उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो जिस साइंटिस्ट ने ये इसके स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है उसके नाम से इसके स्ट्रक्चर को नाम दिया है। तो शुरुआत में एक जो दिख रहा है कप की जैसी गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उस जो गोल स्ट्रक्चर है उसका नाम है बाउमन कैप्सूल। तो बाउमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले देखा, इसलिए उस स्ट्रक्चर में स्टडी किया। तो वो कप जैसी गोल दिख रहा है उसका नाम है बाउमन कैप्सूल। तो बाउमन कैप्सूल के अंदर एक रीनल आर्टरी का पार्ट आता है, और रीनल आर्टरी के फिर बहुत सारे उसके अंदर छोटे छोटे कैपिलरीज बनती है। तो वहाँ पे कैपिलरी का बंडल वो कैप्सूल के अंदर बंद है, उस बंडल को कैपिलरीज के बंडल को बोलते हैं ग्लोमेरुल। तो ग्लोमेरुल बोले तो ये बंडल ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज कैसी होती है? बहुत थिन होती है, सिंगल सेल इन थिकनेस, इतनी पतली ये कैपिलरीज होती है। और फिर ये सारी कैपिलरीज एक साथ फिर जुड़ भी जाती है, और जुड़कर फिर यहाँ से एक फिर से आर्टरी बाहर निकलती है नेफ्रॉन के अंदर से, है ना। तो नेफ्रॉन का पिछला हिस्सा दिख रहा है, तो पिछले हिस्सा वो ट्यूब के फॉर्म में बना हुआ है, उसको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो ट्यूब्यूल्स शुरुआत में टेढ़ा मेढ़ा है ना, और फिर सीधा वो ट्यूब जो है पीले रंग का दिख रहा है वो नीचे आ रहा है, और यू टर्न लेके फिर ऊपर जाता है, फिर टेढ़ा मेढ़ा है, और फिर दूसरे
ट्यूब को मिलता है। तो ये देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो ये बाउमन कैप्सूल है और इसके पीछे से ऐसी ये ट्यूब निकली, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी ट्यूब है, और फिर ये ट्यूब ऐसे नीचे आती है और फिर ये ऊपर जाती है, फिर ये टेढ़ी मेढ़ी है और फिर इधर ये दूसरे ट्यूब के साथ में मिलती है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन समझ गए, है ना। नेफ्रॉन के अंदर बाउमन कैप्सूल है और ये ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स मतलब छोटी ट्यूब, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ये नेफ्रॉन है और ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रॉन के अंदर बाउमन कैप्सूल है और कैप्सूल के अंदर जो बहुत सारी कैपिलरीज है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुल। तो ये नेफ्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द वहाँ पर एक ब्लड वेसल का नेटवर्क भी बना है, कैपिलरीज का, जो देख सकते हैं। ये जो इधर से ये नीले रंग का कैपिलरीज का नेटवर्क, इधर से ये रेड कलर का कैपिलरीज का नेटवर्क, है ना। तो ये नेटवर्क इसके ऊपर लगा होता है और इसके अंदर से ये ट्यूब जो है यू टर्न वाली ट्यूब है ना, ये ऐसी जाती है। तो ये ट्यूब है यू और इसके आसपास वो कैपिलरीज है। तो जैसे कैपिलरीज का रंग देखो ऐसा है, इधर से ऐसी ब्लू कैपिलरीज है ना, और इधर से ये रेड है। दिखा देते हैं आपको, देखो ये पहले नेफ्रॉन दिखा देते हैं। नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स देखो, यहाँ से ये बाउमन कैप्सूल ऐसा बना हुआ है, यहाँ से ऐसा 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 टेढ़ा मेढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया टेढ़ा मेढ़ा ऐसी। और कैपिलरीज यहाँ पे ऐसी दिखाई जा रही है, ये ऐसी 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 कैपिलरीज इधर से, है ना, और इधर से दूसरी कैपिलरीज दिखाई जा रही है, ऐसी ऐसी ऐसी, है ना, ये कैपिलरी। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है किडनी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पूरे स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन। तो ये एक्सटरी यूनिट है और इसके पार्ट्स है बाउमन कैप्सूल, ग्लोमेरुल और ट्यूब्यूल्स, और यही फंक्शन करता है किडनी का। तो किडनी का काम क्या है, तो यूरिन बनाने का। इसका और भी आगे स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखो ये इसका और माइक्रोस्कोपिक अच्छे से स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाउमन कैप्सूल दिख रहा है ना, और यू शेप की ट्यूब दिख रही है और बड़ी वाली ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट दिखती है। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है। तो आपको इधर वाला ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा याद रखना है। एक बाउमन कैप्सूल, वहाँ से पीछे निकलने वाली ट्यूब है, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और फिर ट्यूबुल जो है यू शेप में टर्न लिया है, और फिर आखिरी में ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये ऐसे मिलियन स्ट्रक्चर होते हैं किडनी के अंदर, है ना। तो ये यूरिन फॉर्मेशन और द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन का जो फंक्शन है या कैसे काम करता है, तो इसको काम कैसे होता है आपको याद रखना है। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स आपको याद रखना है ना। तो इसके अंदर पहला काम जो है फिल्ट्रेशन इन द बाउमन कैप्सूल बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब ग्लोमेरुल जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन का काम मतलब छानना। किसको छानना? ब्लड को छानना है, ब्लड को फिल्टर करना है। तो वो जो बाउमन कैप्सूल है वो स्ट्रक्चर ही ऐसा जालीदार बना होता है। जैसे चाय को हम छानते हैं तो ऊपर में चाय पत्ती रहती है और नीचे चाय आ जाती है, इसी तरह का वो कैप्सूल के अंदर स्ट्रक्चर बना होता है। और उसके अंदर ब्लड आता है तो ब्लड को वहाँ पर छाना जाता है। तो ब्लड को छानने से ब्लड के अंदर के जो मैक्रो कंपोनेंट है, बड़े कंपोनेंट है जो छान नहीं सकते, वो ऊपर रह जाते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बड़े वाले मॉलिक्यूल्स। और ब्लड के अंदर का जो लिक्विड फॉर्म वाला जो मटेरियल होता है वो नीचे फिल्टर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो ये सारा काम होता है बाउमन कैप्सूल के अंदर, है ना।
बॉमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुल है, और ग्लोमेरुल बोले तो कैपिलरीज का वो जो देखा था बंच, कैपिलरीज का वो बंडल है ना, तो वो कैपिलरीज के बंडल में ही ये ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ब्लड का पहले फिल्ट्रेशन होता है, और जो नीचे टपकता है ना छलनी से, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो बाकी का बचा हुआ है वो ब्लड वेसल से निकल जाता है आगे, है ना। तो जो नीचे फिल्ट्रेट होता है, तो फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारा वो चीज़ जो काम का है, जो घुला होता है, उसके अंदर ग्लूकोज होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं। तो वो ड्रेन नहीं किया जा सकता है वो ट्यूब्यूल से नेफ्रॉन के, तो वो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में स्पेशल सेल होते हैं, वो काम करते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो दूसरा स्टेप्स है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट्स फ्रॉम फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स। तो जो नीचे टपकता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और उसके अंदर जो इसेंशियल मतलब ज़रूरी कंपोनेंट है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, तो वो जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर स्पेशल सेल है, वो रीअब्जॉर्ब का काम करते हैं, ताकि जो यूज़फुल कंपोनेंट है फिर से हमारे ब्लड के अंदर वापस चला जाए। तो यूज़फुल कंपोनेंट का वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो ये जो ट्यूब है लंबी, शुरुआत में देखा है क्या क्या कब से निकल कर जो ट्यूब नीचे आती है, यू टर्न लेती है ना, वही सारा काम करती है रीअब्जॉर्प्शन का। अलग अलग पार्ट में अलग अलग कंपोनेंट वहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है। तो पहली जो पार्ट्स है वो ट्यूब्यूल्स का पहला पार्ट्स के अंदर विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज, है ना, इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। नीचे आते आते जो पार्ट्स है, वो नीचे आने वाला पार्ट्स जो है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो ये ट्यूब जो है ऐसा रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो दूसरी स्टेप्स है रीअब्जॉर्प्शन। तो पहला पार्ट जो है बॉमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन, दूसरा पार्ट जो है वो करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल कंपोनेंट, जो भी ज़रूरी कंपोनेंट है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, और थर्ड कंपोनेंट है सिक्रेशन ऑफ वेस्ट एंड अनवांटेड आयंस इन द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। तो लास्ट पार्ट जो है वो काम करता है सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट के बाहर में अगर कहीं अनवांटेड या कुछ भी ऐसा वेस्ट आयंस है, या कोई साल्ट है अनवांटेड, या कोई मॉलिक्यूल्स है अनवांटेड, तो उसको खींच लेता है, उसको अपने अंदर खींच कर वो ड्रेन कर देता है, वो फिल्ट्रेट के अंदर मिला देता है। ट्यूब्यूल्स के अंदर से जो फ्लो हो रहा है, तो हमने देखा है ट्यूब्यूल से जो फ्लो हो रहा होता है, तो उसको ये लास्ट वाला पार्ट जो आपको फिर से दिखा देते हैं, है ना, ये लास्ट वाले पार्ट में, तो ये लास्ट वाला पार्ट ये क्या करता है, पूरा वो इधर से तो ये फिल्ट्रेट आएगा, ऐसे 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 फिल्ट्रेट आएगा, है ना, यहाँ पे यूज़फुल कंपोनेंट एब्जॉर्ब होगी, और यहाँ से चलते चलते यूज़फुल कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब उसके अंदर से हो जाएगी। और ये जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या करेगा, वो इधर उधर से जो कुछ भी बचता है ना, ये सब खींच लेता है, ऐसा अपने अंदर खींच लेगा, इसको हम बोलते हैं सिक्रेशन, है ना। ये लास्ट पार्ट जो है ये क्या करेगा, जो कुछ भी कंपोनेंट होगा आसपास वेस्ट मटेरियल, उसको वो यहाँ से बॉडी से वो खींच के ऐसा खींच लेगा इसके अंदर में, कहीं आसपास में जो कुछ हो इसके अंदर चले जाएगा, और फिर वो इसके अंदर जो है ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब के अंदर सब, है ना, यहाँ से ये ड्रेन होते रहेगा, तो ये ट्यूब में सब आ जाता है। तो
ये इस ट्यूब का बहना कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ऐसा ऐसा, फिर नीचे आया और फिर नीचे जाके फिर ऐसा घूम कर वापस हुआ, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे हुआ फिल्ट्रेशन, यहाँ पे हुआ रीअब्जॉर्प्शन और यहाँ पे हुआ सिक्रेशन। तो इस तरीके से हमारे ये नेफ्रॉन के अंदर काम होते हैं, है ना। तो 3 काम नेफ्रॉन के अंदर ये याद रखना है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स और तीसरा काम है सिक्रेशन ऑफ द वेस्ट। तो सिक्रेशन ऑफ वेस्ट मतलब जो कुछ भी आसपास का वेस्ट मटेरियल रहेगा वो ड्रेन के अंदर छोड़ देना है। मान लीजिए हमारे घर के सामने से अगर कोई नाली या नाला बह रहा है, गंदगी ले जा रहा है, तो हम भी क्या करते हैं, उसके अंदर हमारे घर की गंदगी कचरा उसके अंदर फेंक देते ताकि वो बहकर आगे निकल जाए। तो ऐसा ही ये नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट जो है, आसपास कहीं भी अगर अनवांटेड वेस्ट होगा तो वो उसको अपने अंदर मिला लेगा, उसी को हम बोलते हैं सिक्रेशन। तो इस तरह से ये हमारा जो नेफ्रॉन है ये यूरिन बनाता है ना। तो उसके अंदर जो पहले फिल्ट्रेट निकला था, मतलब जो नीचे टपका था, उसके अंदर के यूजफुल कंपोनेंट निकल गए, साल्ट निकल गए और उसके अंदर क्या बचा है, वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है। और उसके अंदर आसपास का भी वेस्ट मटेरियल उसको अंदर ऐड कर दिया है, उसके अंदर मिला दिया, तो क्या बन गया, वो पूरी तरह से यूरिन बन गया। तो ये यूरिन बनने के 3 स्टेप्स है। तो ये यूरिन बनता है और वो कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो यूरिन, है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट है, लास्ट में दिख रही है पीली वाली, उसमें से वो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आती है और फिर वो किडनी के बाहर निकलती है यहाँ से, है ना। यहाँ से ये बाहर निकलती किडनी से, जिसका नाम है यूरेटर, है ना। यूरेटर से बाहर आती है और किडनी के अंदर, वो किडनी के अंदर से निकल कर वो यूरेटर से ब्लैडर के अंदर जमा हो जाता है और यूरिन बाहर आती है। तो इस तरह से हमारे किडनी के अंदर के नेफ्रॉन यूरिन बनाने का काम करता है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन चलती रहती है, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन का यूज़ होता है, अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड से अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनता है और ये वेस्ट मटेरियल जो है फिर उसको निकालना पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ये किडनी के द्वारा होता है। तो किडनी के अंदर जो एक्स्ट्रा यूनिट है नेफ्रॉन, ये यूरिन बनाने का काम करते हैं। तो यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। यूरिन का देखा होगा आपने कि स्मेल आता है, वो अमोनिया का स्मेल होता है। तो अमोनिया यूरिन में यूरिया बन के बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा इस तरह से किडनी का काम चलते रहता है। तो कभी कभी हमारी किडनी काम नहीं करती है, ख़राब हो जाती है ना, डैमेज हो जाती किसी वजह से। तो सोच लो अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे अगर इलाके में, हम जो एरिया में रहते हैं, हमारी बस्ती में जहाँ पे जो ड्रेनेज लाइन होती है, ड्रेनेज लाइन तो समझते हैं आप लोग, जिसके अंदर से गंदगी बहकर आगे चली जाती है। अगर ड्रेनेज लाइन काम नहीं कर रही, मतलब ब्लॉक हो गई, तो क्या होगा बताइए। तो ड्रेनेज लाइंस जो गंदगी को बहा के ले जाती है वो ब्लॉक हो गई, तो हमारे आसपास पूरा गंदगी का, है ना, पूरा गंदगी गंदा पानी जमा हो जाएगा और बीमारी का माहौल बन जाएगा पूरा, है ना। और हम फिर जी नहीं सकेंगे। अगर वो ड्रेन नहीं होगा तो पूरा गंदगी जमा हो जाएगी आसपास, है ना। सीवेज वाटर ब्लॉक हो जाए तो पूरा सीवेज का मटेरियल, है ना, पूरी गंदगी, स्मेल, बीमारी, है ना। तो ऐसा ही हमारा जो अगर किडनी अगर काम करना बंद कर दे, किसी वजह से खराब हो जाए, तो क्या होगा बताइए। तो हमारे बॉडी के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल जो ड्रेन होना चाहिए वो ड्रेन नहीं होगा
और हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारा ये वेस्ट मटेरियल जमा हो जाएगा और फिर हमारा ब्लड फिर से ठीक से काम नहीं करेगा और हमारे लिए फिर वो खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, है ना, वो डेंजरस हो सकता है। तो और इससे हमको धोखा हो सकता है, जिससे हम यानी कुछ भी हो सकता है, हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है। तो ऐसा अगर होता है, किडनी अगर वो काम नहीं कर रही है ठीक से, है ना, तो उस समय यूरिया हमारे बॉडी में जमा रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो आर्टिफिशियली हमारे बॉडी से वो जो यूरिया है, वेस्ट है, उसको निकाला जाता है आर्टिफिशियल मेथड से, है ना। तो आर्टिफिशियल मेथड से निकालने का काम हम घर में थोड़ी कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल में करते हैं। तो डॉक्टर फिर वो एपरेटस होता है ना, तो ये आर्टिफिशियल तरीके से, है ना, कृत्रिम तरीके से हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। तो उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। तो ये डायलिसिस कैसे होता है ना, ये यहाँ पे जैसे ये एक पेशेंट है, एक मरीज़ है, इसकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो इस समय इसका ब्लड एक ट्यूब से बाहर निकाला जा रहा है, देखो डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये बाहर आता है और बाहर में वो जाली बनी है ट्यूब की, वहाँ से वेस्ट मटेरियल सिर्फ बाहर निकल जाता है ट्यूब से, है ना। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराग होते हैं, उसके अंदर से सिर्फ यूरिया जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है, बाकी का ब्लड वैसे के वैसे ही फिर से उसके बॉडी में वापस जाता है। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल तरीके से हीमोडायलिसिस करके पीरियडिकली हम हमारे बॉडी का यूरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसे डायलिसिस नहीं कर सकते। अगर वो किडनी परमानेंट डैमेज हो जाए, तो टेम्पररी डैमेज हो जाए तो हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट डैमेज हो जाए तो फिर हमको किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तो आपने सुना होगा, किसी की किडनी खराब हो जाती है तो दूसरे की एक किडनी लेकर हम उसको लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन से काम चल सकता है ना। तो 2 किडनी में से एक किडनी अगर दी जाए तो एक किडनी पर भी काम चल सकता है और हमारा एक्सक्रीशन का काम चल सकता है ना। लेकिन ये बहुत रिस्की भी प्रोसेस होता है, वो डॉक्टर लोग करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के पहले अगर किडनी ठीक हो सकती है, तो जब तक ठीक नहीं होती तब तक हम हीमोडायलिसिस से हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे बॉडी के एक्सक्रीशन सिस्टम है। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ लिए हैं। बाकी प्लांट के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है और इसका थोड़ा रिव्यू हम नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।